बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत बदल रही है या यूं कहें कि रोज नई ढंग से सियासत को साधने की कोशिश हो रही है। एक तरफ वरुण गांधी का एक भावुक खत आ गया और उस खत में न प्रधानमंत्री का धन्यवाद है, न गृह मंत्री का धन्यवाद है, न जेपी नड्डा का धन्यवाद है कि साहब आपने मुझे इतना मौका दिया था, अब मैं पार्टी के लिए समर्पित हूं। ऐसी कोई भाषा नहीं है। उस खत को कैसे पढ़ें और क्या कहें? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी टिकट का बंटवारा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राकेश जी, वरुण गांधी के उस खत को कैसे पढ़ें? देखिए, वरुण गांधी के खत को पढ़ने के लिए किसी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का जानकार होना जरूरी नहीं है। बहुत साधारण भाषा में लिखी गई है। बिटवीन द लाइंस भी पढ़ा जा सकता है कि उन पंक्तियों के बीच में, उन शब्दों के पीछे क्या छुपा है। बहुत स्पष्ट है कि वरुण गांधी ये बता रहे हैं कि वे जो कुछ बोलते रहे हैं, जो उनका स्टैंड रहा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों पर पार्टी की लाइन से अलग हटकर वे सरकार से सवाल पूछते रहे। एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। तो वे चिट्ठी में लिख रहे हैं, इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो अदा करेंगे। जनता से भी उन्होंने साफ कहा है कि जो कीमत अदा करनी होगी वो तैयार है उसको अदा करने के लिए। वो कीमत क्या हो सकती है? एक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली कीमत जो उसे अदा करनी पड़ती है वो चुनाव का टिकट होता है। वरुण गांधी ने वो कीमत चुका दी है। उनका टिकट कट गया है। इस वक्त वे चुनाव मैदान में नहीं है। अब ये तो संभव नहीं है कि 408 लोगों के नाम घोषित करने के बाद बीजेपी अमेठी या रायबरेली से वरुण गांधी को टिकट दे दे। इसकी तो कोई संभावना है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर वरुण गांधी ने यह संदेश दे दिया है कि न उन्हें नरेंद्र मोदी की चिंता है, न अमित शाह की, न जगत प्रकाश नड्डा की, न पार्टी की। आपने तीनों चीजें गिनाई, चौथी चीज और गिन लीजिए। उस चिट्ठी में भारतीय जनता पार्टी शब्द नहीं है। जो आदमी इतने सालों तक बीजेपी का सांसद रहा, वो आदमी अपनी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा उस चिट्ठी में। तो वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में पार्टी तक का नाम नहीं लिया। उससे उन्होंने संदेश दे दिया है कि पार्टी ने उनके साथ जो सलूक किया वो उनकी समझ में आ गया है और अब आगे उनके रास्ते आगे हो सकता है अलग रहे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है उसकी भी निशानी है। जिस तरह से लोग गुजरात तक में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, ये बड़ी चुनौती पार्टी नेतृत्व के सामने खड़ी हो गई है। और अभी अभी हिमाचल प्रदेश में जहां पर ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार गिराने की कोशिश हुई, वहां लाहौल स्पीति के तो पूर्व मंत्री ने पूरी पार्टी, अपने पूरे दल बल के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, भरी सभा में चौराहे पर खड़े होकर। तो कुल मिलाकर वरुण गांधी की चिट्ठी भी पार्टी के भीतर लगातार खदबदा रहे असंतोष की निशानी है। कहीं ना कहीं से पार्टी ये के भीतर जो मोदी शाह की एक तरफा तानाशाही जैसी चल रही है, तो उसका असंतोष जो है वो वरुण गांधी की इस चिट्ठी में दिखाई दे रहा है। जी शाकिर। राकेश जी, जिस तरह से वरुण गांधी कह रहे हैं कि कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहूंगा, आप ने पहला जिक्र कर दिया कि टिकट कट गया। क्या ये इशारा एजेंसीज की तरफ भी है कि आने वाले वक्त में अगर मैं बेरोजगारी, शिक्षा और भर्ती घोटाला और तमाम जनहित के मुद्दों को अगर उठाऊंगा, तो हो सकता है कि आज टिकट कटा है कि आने वाले वक्त में एजेंसीज के जरिए भी मुझे तंग किया जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। क्या इशारा उस तरफ भी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एजेंसियां किस तरह काम कर रही हैं इसका एक नमूना कल देखा हम लोगों ने। महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक प्रत्याशी घोषित किया। आप यकीन मानिए, प्रत्याशी का नाम सामने आने के 15 मिनट के अंदर उसे नोटिस मिल गया, सीबीआई का या ईडी का। तो एजेंसियां किस तरह काम कर रही हैं, जिस निर्लज्जता के साथ काम कर रही हैं, वो देश के सामने है। वरुण गांधी जब अपनी चिट्ठी में कोई भी कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि इसके आगे भी सरकार या सत्ता में बैठे लोग उनके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। भले उनकी मां को टिकट दिया है लोकसभा का, भले वरुण गांधी के कांग्रेस पर प्रवेश की बातें चलती रही, लेकिन वे कांग्रेस में नहीं जा सके, अब तक तो कम से कम नहीं गए हैं। यद्यपि अमेठी और रायबरेली, ये दो खाने अब तक कांग्रेस ने बिसात पर खाली छोड़ रखे। पता नहीं उसमें कौन सा सरप्राइज एलिमेंट लेकर आने वाले हैं राहुल, सोनिया, प्रियंका या खड़गे जी।
लेकिन कुल मिलाकर वरुण गांधी के साथ जो हुआ वो पार्टी के बाकी लोगों के लिए भी संदेश है। और वरुण अकेले नहीं है शाकिर, 100 लोगों जी। के टिकट काटे हैं अभी तक बीजेपी ने। 408 लोगों के नाम अब तक घोषित हुए हैं, उसमें 100 सांसद जो वर्तमान में सांसद हैं, जो इस लोकसभा में सदस्य थे, उनके टिकट काट दिए गए। तो कीमत तो बहुत तरीके से, अलग अलग तरह से बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ रही है मोदी शाह के तौर तरीकों से। और वरुण गांधी को चुकानी पड़ी, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वरुण गांधी पिछले कुछ वर्षों तक तो संघ और आरएसएस की, संघ और बीजेपी की लाइन पर ही बोल रहे थे। जिस तरह के हम्म। सांप्रदायिक बयान वे देते थे, जिस तरह से हाथ काटने, आग लगाने की धमकियां देते थे, तब तक वे ठीक थे, तब तक मोदी शाह को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जिस दिन से वरुण गांधी ने सद्भाव की बात करना शुरू की, बेरोजगारी की बात करने लगे, महंगाई की बात करने लगे, तो फिर पार्टी को असुविधा होने लगी, उनका टिकट काट दिया गया। अभी इस पायदान पर ये जरूर पहेली है कि वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आने वाले दिनों में वे क्या करेंगे, अब वे किधर जाएंगे। कांग्रेस में उनका जाना मुझे बहुत आसान दिखाई नहीं देता। जी सर। बिल्कुल राकेश जी, अगर कांग्रेस में जाना आसान नहीं लगता और पीलीभीत के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी, निर्दलीय भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो एक एक अटकल ये है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि रायबरेली और अमेठी से क्या पता एडजस्ट कर दे कांग्रेस, अभी तो वक्त बहुत है। लेकिन एक संभावना यह है कि जब वरुण गांधी ये कहते हैं कि मैं पीलीभीत की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, उनके लिए लड़ता रहूंगा, उनके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, तो आप एनजीओ चला के तो ऐसी मदद नहीं कर सकते, आपको राजनीतिक परिदृश्य में आना पड़ेगा। लिहाजा क्या नजर विधानसभा चुनाव पर है उत्तर प्रदेश के और पीलीभीत और आसपास के रोहिलखंड के कम से कम इलाके में, अगर वरुण गांधी अपने ही किसी एक दल के साथ उठ खड़े होते हैं और मुद्दे उनके यही रहते हैं जो बीजेपी को नहीं भा रहे हैं, तो एक माहौल बन सकता है कम से कम 5-10 सीटें विधानसभा की ऐसी हों जिस पर वरुण गांधी प्रभाव डाल पाए, तो फिर माहौल बदल सकता है विधानसभा का। देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव एकदम इतना पास में तो है नहीं, अभी उसमें काफी समय बाकी है। दूसरी बात, आपने जो अपना अपना दल बनाने की बात कही, मुझे वरुण गांधी में वो सामर्थ्य दिखाई नहीं देती कि वे अपनी खुद की पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश में कोई जगह बना पाएंगे। यद्यपि बीजेपी से निकलकर बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। उमा भारती ने अपनी पार्टी बनाई थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, कल्याण सिंह ने पार्टी बनाई थी। कांग्रेस और बीजेपी में से कई दिग्गज लोग पार्टी से बाहर आए और अपनी पार्टियां बनाई हैं। लेकिन आमतौर पर ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई सरवाइव नहीं कर पाया। और वरुण गांधी इतने बड़े कद के नेता मेरे हिसाब से नहीं है कि यूपी में वे बीजेपी को चुनौती दे सकें या सपा बसपा को चुनौती दे सकें। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर आपने कहा कि अब पीलीभीत से तो नॉमिनेशन की डेट निकल गई। उन्होंने अगर पर्चा भी कहीं भरा होता निर्दलीय के रूप में, तो सिंबल जमा करने का समय तो अभी बाकी है। बी फॉर्म जो होता है, किसी प्रत्याशी को कोई जी। पार्टी जब देती है, तो वो बी फॉर्म जमा कर देते, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का, अगर कोई दोनों पार्टियों में से कोई दे देते तो वे प्रत्याशी हो सकते थे। लेकिन फॉर्म ही उन्होंने नहीं भरा। अब जहां तक गांधी परिवार की विरासत का प्रश्न है, तो रायबरेली और अमेठी दो सीटें हैं जो पहली बार ऐसा होगा कि गांधी सरनेम के बिना, मेनका गांधी लड़ रही हैं अपनी सीट से, वो अलग बात है, लेकिन गांधी परिवार की ये जो शाखा है, राजीव गांधी सोनिया गांधी वाली, उसमें गांधी विहीन चुनाव होगा। ये एक मजेदार जानकारी अपने दर्शकों के लिए साझा करना चाहता हूं कि जो जी। अमेठी सीट है वो जी। 1967 में बनी है शाकिर। उससे पहले वो सुल्तानपुर दक्षिण में आती थी कुछ सालों तक, और उसके बाद उसका नाम बदला मुसाफिर खाना नाम से। इतना दिलचस्प नाम है, एक संसदीय सीट का नाम जी। था मुसाफिर खाना। तो कई सालों तक मुसाफिर खाना नाम से वो संसदीय सीट रही। 1967 में वो अमेठी सीट के रूप में, जब भी परिसीमन उस वक्त हुआ होगा, तब अपने अस्तित्व में आई है। जी। बाद में हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, इंदिरा जी तो रायबरेली से लड़ती थी, लेकिन वो पूरा क्षेत्र गांधी परिवार के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। अब अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ऐसी कोई रणनीति अपना रहे हों कि स्मृति ईरानी के खिलाफ ऐन वक्त पर वरुण गांधी को प्रत्याशी बना देंगे, तो ये बड़ा कदम हो सकता है, बहुत सरप्राइज एलिमेंट होगा। फिर भी जैसा मैंने शुरू में कहा था, उसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। वरुण जी। गांधी के कांग्रेस प्रवेश में दो चीजें आड़े आती हैं। नंबर एक, जी। वरुण के कांग्रेस में आते ही कांग्रेस के भीतर
3 सत्ता केंद्र बन जाएंगे, पावर सेंटर बन जाएंगे। क्योंकि खबर नवीस और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी भी एक अलग से पावर सेंटर है। एक पावर सेंटर राहुल गांधी है, प्रियंका सोनिया गांधी को तो अब नहीं मानना चाहिए, वे तो राहुल के साथ ही होंगी। यद्यपि मैं ऐसा नहीं मानता, व्यक्तिगत रूप से एक साधारण पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं मानता हूं कि प्रियंका और राहुल के अलग अलग पावर सेंटर है। लेकिन फिर भी जो देश भर में कांग्रेस के नेता हैं, सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के, उनमें से बहुत सारे लोगों की सीधी अप्रोच प्रियंका गांधी तक है, बहुत सारे लोगों की राहुल गांधी तक है। तो वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो तीसरा पावर सेंटर बन जाएगा। बहुत सारा नेताओं का हुजूम ऐसा होगा जो सीधे वरुण गांधी की हाजिरी लगाने लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, सोनिया गांधी उस चुनौती से बचना चाहती हैं कि वरुण गांधी के आने से तीसरा कोई पावर सेंटर बने। एक दूसरा कारण जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वरुण गांधी के प्रवेश में बाधा बनेगा, वो दूसरा कारण है वरुण गांधी के वो नफरती बयान, सांप्रदायिक बयान, जो उन्होंने हाथ काटने की बातें कही हैं, आग लगाने की बातें कही हैं, वो सारे बयान सोशल मीडिया पर अभी तैरने लगे हैं। जिस दिन से उनके कांग्रेस में प्रवेश की बात हुई, लोगों ने वायरल कर दी है। अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की दुनिया तो अजर अमर होती है, उसमें आप एक बार आपका जो वीडियो आ गया, वो जब तक सूरज चांद है उसमें से आप हटा नहीं सकते। तो दूसरी बाधा वो बनती है क्योंकि राहुल गांधी सद्भाव की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। ऐसे समय में वरुण गांधी जैसे व्यक्ति को अगर वे कांग्रेस में ले आएंगे तो उन्हें ये तो जवाब देना पड़ेगा कि जो आदमी कल तक एक संप्रदाय विशेष के लोगों को काटने की बात करता था, वो आपकी मोहब्बत की दुकान में कैसे आ गया। और राहुल ने कह ही दिया कि मेरी उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। जी ठीक। वरुण गांधी के साथ तो संभावनाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पे तो टिकट बट गया, वहां संभावनाएं नहीं बल्कि हकीकत दिख रही है। कांग्रेस के टिकट वितरण को कैसे देखेंगे? क्या मजबूत किलेबंदी दिख रही है विपक्ष की? बीजेपी की किलेबंदी कर पा रही है कांग्रेस इस लिस्ट को देखने के बाद? देखिए, मध्य प्रदेश में दो ही राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जो राजमाइश करके देख चुकी पिछले विधानसभा चुनाव में, नाम लेवा भी वोट उसको नहीं मिले, तो इस बार वो कहीं है नहीं। और वैसे भी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है। सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अभी अभी विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारी है, उसका मनोबल टूटा हुआ है। उसके सामने ये चुनौती है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बचाकर रख पाए। रोज दल बदल हो रहे हैं, रोज कांग्रेस से छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप कांग्रेस की सूची पर नजर डालें, खास तौर से कल जो सूची आई है 7वीं, जिसमें मध्य प्रदेश की दो बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स में प्रत्याशियों के नाम आए हैं जिन पर पूरे देश की नजर होगी, न केवल मध्य प्रदेश की। एक विदिशा सीट, दूसरी गुना शिवपुरी। तो हम पहले विदिशा की बात कर लेते हैं। विदिशा में कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है बीजेपी की तरफ से, 5 बार सांसद रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही शिवराज सिंह 1991 में पहली बार जब सांसद बने थे तो उन्होंने इन्हीं प्रताप भानु शर्मा को चुनाव हराया था। असल में उस वक्त 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा और लखनऊ 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़े थे, दोनों पर जीते थे। फिर उन्होंने लखनऊ सीट अपने पास रखी, विदिशा से इस्तीफा दे दिया था। तब बाई इलेक्शन हुआ, शिवराज सिंह पहली बार सांसद बने, उन्होंने इन्हीं प्रताप भानु शर्मा को हराया था। प्रताप भानु उससे पहले 80 और 85 में 2 बार सांसद रह चुके हैं विदिशा सीट से, राजीव गांधी के निकट सहयोगी थे। 30-35 साल बाद फिर दोनों चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, तो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। लेकिन इस बीच में शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बड़ा हो चुका है, 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, 5 बार सांसद रह लिए। प्रताप भानु 2 बार रहने के बाद हार गए और उसके बाद से कोई चुनाव वही नहीं जीते। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और संगठन के स्तर पर प्रताप भानु की पकड़ अच्छी है। कांग्रेस ने बहुत रणनीति पूर्वक सोच समझकर यह टिकट दिया है। दूसरी सीट जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट, गुना शिवपुरी। हम सब जानते हैं 2019 में कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे थे। हारे जिससे थे, डॉक्टर केपी यादव से। वो उनका पूर्व संसदीय सहयोगी सांसद प्रतिनिधि था। उन डॉक्टर केपी यादव से 1.25 लाख वोटों से सिंधिया जी चुनाव हार गए। बाद में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी भाजपा में शामिल हो गए जिसके केपी यादव से वे चुनाव हारे थे। अब धर्म संकट ये हो गया कि एक ही पार्टी में दोनों लोग हैं। चुनाव जब लोकसभा का आया
तो बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया, जबकि ज्योतिरादित्य इस वक्त राज्यसभा में है, उनका राज्यसभा का पर्याप्त कार्यकाल बाकी है, केंद्र में मंत्री हैं। फिर भी मोदी शाह ने, बीजेपी के आला कमान ने तय किया कि नहीं भाई, आप तो लोकसभा में जीत कर आइए जनता के वोटों से। अब उनके मुकाबले के लिए कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है वो भी कहानी लगभग विदिशा जैसी है। कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। यादवेंद्र सिंह भी पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए अभी विधानसभा चुनाव से पहले। यादवेंद्र सिंह के पिता राव देशराज सिंह बीजेपी में थे। राव देशराज सिंह यानी यादवेंद्र सिंह के पिता 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, दोनों बार हार गए थे। इसी 2023 के विधानसभा चुनाव में राव देशराज सिंह का पूरा परिवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गया। यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने मुकाबले से टिकट दिया विधानसभा का, लेकिन वे बीजेपी के बृजेंद्र यादव के हाथ में चुनाव हार गए। अब लोकसभा के मौके पर जिन राव देशराज सिंह के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार चुनाव लड़ चुके, उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह से मुकाबला है उनका। यादवेंद्र सिंह का पूरा परिवार राजनीतिक है। वे स्वयं भी जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनकी पत्नी जनपद पंचायत की सदस्य हैं, उनकी मां जिला पंचायत की सदस्य हैं, उनके सगे भाई जनपद के सदस्य हैं। ऐसा पूरा राजनीतिक परिवार है। और एक अंतिम एंगल इसमें जो है, जो कौन है, कांग्रेस ने उन्हें टिकट क्यों दिया है, उसकी वजह है उनका यादव होना। राजनीतिक परिवार तो है ही, परंपरागत रूप से सिंधिया विरोधी परिवार के रूप में हमेशा स्थापित रहा है। पिछला चुनाव भी एक यादव ने सिंधिया को हराया था 1.25 लाख वोटों से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, यानी केपी यादव। तो कांग्रेस ने उस क्षेत्र में जो यादव बहुल वोटर हैं, 2-2.5 लाख वोटर करीब करीब यादव हैं, वो सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को नजर में रखते हुए यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। तो मुझे लगता है ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने की कामना कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कई सारे दिग्गज होंगे, क्षेत्रीय नेता मध्य प्रदेश के, वे भी शायद चाहते होंगे कि बीजेपी में उनका कद बहुत तेजी से बढ़ गया, केंद्र में मंत्री बन गए, तो अब थोड़ा उनको रोका जाए। हम नहीं जानते, चुनाव में हार जीत तो जनता के हाथ में है, लेकिन इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने सोच समझ कर टिकट दिया है। बहुत रणनीतिक टिकट है दोनों, मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। जी शाकिर। एक तो दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, दूसरा मुकाबला आज चल रहा था कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी पैरवी के लिए खड़े हो गए और बताने लगे कि भाई 6 गवाह आए, 7 आए, बल्कि 6 ने मेरा नाम नहीं लिया, 7वें ने मेरा नाम लिया, आपने उसे छोड़ दिया और उसके बयान के आधार पर मुझे आपने गिरफ्तार कर लिया। आपके पास इतने 1000 पन्नों की पूरी आपने रिपोर्ट दे दी है, कोर्ट भी पढ़ेगा तो हैरान रह जाएगा कि उसमें मेरा नाम नहीं है, और फिर भी आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को अपदस्थ करने के लिए कोर्ट में अपील PIL लगाई गई कि हटाइए, भ्रष्टाचार के मामले में है, तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस अपील को मैं सुन नहीं सकता, कोर्ट कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता है। इस तरह इस पूरे घटनाक्रम को क्या देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल, एक बयान और भी मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी जब तक चाहे मुझे कस्टडी में रखे। क्या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ईडी की कस्टडी में रहना दिल्ली की सीटों पर इफेक्ट करेगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से तैयार हैं कि और लंबी कस्टडी करिए, अपनी दलीलें भी दे रहे हैं, और ये दलीलें अब पब्लिक डोमेन में भी आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए ये है ईमानदार मुख्यमंत्री, अपनी पैरवी खुद कर रहा है। निश्चित तौर पर बहुत सालों बाद देश ने ऐसा दृश्य देखा होगा कि मुख्यमंत्री अपनी खुद की पैरवी कर रहा है। कानून में प्रावधान है, कोई भी आरोपी अपनी पैरवी कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात और कही है शाकिर, उन्होंने पूछा ईडी से कि आपने हमको क्यों गिरफ्तार किया है, तो जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि हमने आपको एक बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं बयान देता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, तो मेरे बयान के आधार पर आप मोदी शाह को गिरफ्तार करेंगे। तो देश इन सारे नजारों को देख रहा है, और मेरा भी ऐसा मानना है, जो आपका आकलन है, कि अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि जेल से बाहर का केजरीवाल, जेल के भीतर का केजरीवाल, इन दोनों में बहुत फर्क है। जेल के भीतर, सलाखों के भीतर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। ये दांव उल्टा सा पड़ गया है, क्योंकि जनता को अब सब दिखाई दे रहा है कि किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है, क्या मुद्दा है, क्या सचमुच में अरविंद केजरीवाल इतने दोषी हैं, बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है।
इलेक्टोरल बॉन्ड में इतने सारे घोटाले सामने आ गए, किसी को कोई कानूनी चाबुक नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल भी अब मजे ले रहे हैं सरकार के और ईडी के, और वे सचमुच में ये चाहते हैं कि चुनाव तक वे जेल में रहें, और ऐसा राजनीतिक रूप से वे समझदारी भरा कदम उठा रहे हैं। जितना वे जनता में जाकर प्रचार प्रसार करते, आम सभाओं में जाते, उससे ज्यादा जेल में रहकर वे संदेश देते रहेंगे। रोज उनकी पत्नी जाएंगी ईडी से मिल के दफ्तर में, टिफिन लेकर जाएंगी, खाने जाएंगी, देने जाएंगी, फिर लौटकर उनका कोई बयान पढ़कर सुना देंगी। इतना पर्याप्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, ईडी के लिए, मोदी शाह के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी गले की हड्डी बन गई है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। जी राकेश जी, इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक चीज का जिक्र और किया कि ईडी कह रही है कि भाई 100 करोड़ का घोटाला हुआ, वो पैसा आपको मिला नहीं, वो आपको लिंक आप वो कर नहीं पा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा, दस्तावेज में आपके पास सबूत नहीं है। दूसरी तरफ जो लाभार्थी है इस पूरे शराब कथित घोटाले के, वो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दे देते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि असली घोटाला तो तभी शुरू हुआ है जब ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घोटाला शुरू हुआ, पहले तो कोई घोटाला था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ये मानकर चलिए वो शैतान के बाल की तरह लंबा होता जा रहा है। जितनी उसमें से परतें उधरती जा रही, उतना ही सरकार और सरकार में बैठे लोग बेनकाब होते जा रहे हैं। अभी आपने रेड्डी का जिक्र किया, जिसके जरिए गवाह के रूप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन एक और मामला सामने आ गया है परसों, भारतीय एयरटेल का। उसने 150 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। सरकार ने 147 सांसदों की गैर मौजूदगी में एक बिल पास करा लिया, एक कानून बनवा लिया, जो कि इन्हीं भारतीय एयरटेल वालों के पक्ष में रहा, और बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी टेंडर के, बिना स्वस्थ व्यावसायिक स्पर्धा के भारतीय एयरटेल को वो मौका मिल गया, वो पूरा स्पेक्ट्रम का उनको ठेका मिल गया। यानी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार ईडी के छापों के जरिए पहले धन्ना सेठों की गर्दन मरोड़ती है, उनसे चंदा लेती है, फिर उनके फेवर में कानून बनाती है। हमारे देश की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी पंचायत संसद के जरिए, और उन नियमों, कानूनों, नीतियों के जरिए इन सेठों को फायदा पहुंचाती है। और ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। तो केजरीवाल सही कह रहे हैं कि घोटाला तो ईडी के छापों के बाद शुरू हुआ है। और ये आंकड़े तो हम जिस दिन से इलेक्शन कमीशन में उसकी वेबसाइट पर जब से आंकड़े आए हैं, तब से हम स्पष्ट देख रहे हैं, तारीखों के साथ मिलान कर रहे हैं, कब छापा पड़ा, कब चंदा दिया गया, कब छापा पड़ा, कब बॉन्ड खरीदे गए। ये सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और सरकार बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। और उसकी विडंबना यह है कि एन चुनाव के वक्त में वो इन सारे आरोपों के बीच घिर गई है। एक तरह से चक्रव्यूह में फंस गई है इस समय बीजेपी और उसकी सरकार। जी बहुत शुक्रिया राकेश जी, कीमती वक्त देने के लिए, बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए।